स्टार्ट। तो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये नया टॉपिक है हमारा। और मैंने आपको जो कटे हुए चैप्टर्स आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से हैं जो कट गए हैं। तो अब जैसे फ़िलहाल अभी हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, हमने देखा था कि कलोनिज़म क्या है और कलोनिज़म का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, कलोनिज़म की वजह से चेंजेस क्या क्या आए हैं, और पुराने जो रूल था, पुराने रूल से जो है आज के जो कलोनियल रूल था उसमें क्या डिफरेंस था और उससे क्या चेंजेस हमें देखने को यहाँ पे मिले, और कैपिटलिज्म के बारे में भी बताया इन्होंने यहाँ पे। अब जो है हम अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कोई इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंट कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है। बस हाँ, ऑब्वियसली जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंटली यहाँ पे कवर्ड है। तो ये क्या कहते हैं कॉलोनियल एक्सपीरियंस के इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ से 2 मार्कर का एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच रेफर्स टू द emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam और electricity। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ये तो डेफिनेशन नहीं है, बट सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट पे यही डेफिनेशन है, तो आपको यही लिखनी है। तो अब ये मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से 2 मार्कर ये आ जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है मशीन बेस्ड प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज पावर रिसोर्सेज आप लोग यूज़ कर रहे होते हो, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, उस तरीके से हम इसको जो है चलाते हैं। एंड मोस्ट स्टैंडर्ड जो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक है सोशोलॉजी की, हमने देखा है वी लर्न दैट इवन इन द मोस्ट एडवांस ऑफ ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन मोस्ट पीपल वर एंगेज इन वर्किंग ऑन द लैंड। तो ये हमें अच्छे से पता है, चाहे प्री कॉलोनलाइजेशन के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ आर सोसाइटीज़ वर एग्रीकल्चर बेस्ड, उन्हीं ज़मीनों पे काम करते थे या उससे जुड़े हुए काम करते थे, ये देखने को मिलता था। और ये बेसिकली क्या था, थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आना शुरू हुआ, विच डिड नॉट परमिट मोर देन अ स्मॉल माइनॉरिटी बी फ्री फ्रॉम चोर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कई लोग उसमें अपने आप को फ्री भी नहीं कर पाए कि चलो ठीक है एग्रीकल्चर बेस्ड हैं हम लोग, और अगर हम लोग फ्री हो जाते हैं कि चलो इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया बिकॉज कई लोग मूव करना चाहते भी नहीं थे और कई लोगों को पता भी नहीं था। बाय कंट्रास्ट फिर ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्राइम फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ टुडे। मार्क अंडरलाइन कर लेना इसको, व्हाट आर द प्राइम फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ टुडे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है आजकल पॉपुलेशन जो है वो फैक्ट्रीज़ में काम करती है, ऑफिस में, शॉप्स में, रादर देन एग्रीकल्चर। ये इसका प्राइम फीचर है, बस यही है। फिर ओवर 90% ऑफ पीपल इन द वेस्ट लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर मोस्ट जॉब्स आर टू बी फाउंड एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड। ये भी आप ऐड कर सकते हो, 2 पॉइंट्स आपके प्रॉपर हो जाएंगे कि 90% से ज़्यादा लोग जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ वेस्ट में जो है वो टाउन्स एंड सिटीज़ में रहते हैं और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उनको मिलती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली इसीलिए जो है हम लोग अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एसोसिएट करके चलते हैं, वो उन्होंने बताया है। एंड दे ऑफन डू अकर टुगेदर बट नॉट ऑलवेज सो। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस और अलग से कवर होते हैं। पहले तो मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिनेशन आपको बताया, प्राइम फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बताया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ अर्बनाइजेशन इज लिंक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, कभी 2 में भी आ जाता है बट यूजली 4 मार्कर का है। हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लिंक टू अर्बनाइजेशन इज लिंक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम्पल आपको आंसर में जो है लिखते वक्त लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन, ये पहली सोसाइटी थी ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू हुई, और रूरल से ये प्रीडोमिनेटली अर्बन कंट्री बनी। ठीक है, मतलब जहाँ वो जो है गांव कूचों वाली जो है जगहें थी वो शहरों में तब्दील हो गए। तो कहते हैं इसका एग्जांपल दिया है 1800 में 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है टाउन्स और सिटीज़ में रहते थे, मोर देन 10,000 इनहेबिटेंट्स है। 1900 तक ये पॉपुलेशन जो है 74% हो गई। कैपिटल सिटी लंदन था, आज भी बहुत एक्सपेंसिव जगह है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है 1.1 मिलियन लोग जो है 1800 में थे। बट इन्होंने बोला इट इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ओवर 7 मिलियन बाय द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। London was then by far the largest city ever seen in the world, a mass manufacturing, commercial and financial sector at the heart of still expanding British Empire। तो ये आप कट शॉर्ट करके लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल है तो उसको आप ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है अर्बनाइजेशन हुआ और धीरे धीरे फिर आगे इन्होंने बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे पहुँचे। तो कहते हैं आगे इन्होंने ये भी बताया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश एरा में जहाँ ब्रिटेन में अगर हुआ तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पड़ा। तो ये क्वेश्चन 4 मार्कर और आ जाता है या 2 मार्कर और आ जाता है। हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर्स। कहते हैं
ओल्ड अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हो गए, जैसे जैसे जो है मैन्युफैक्चरिंग बूम हुआ ब्रिटेन में, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल सिल्क मैन्युफैक्चरर इंडिया के थे वो डिक्लाइन हो गए, बिकॉज मैनचेस्टर से काफ़ी कंपटीशन था, वहाँ से माल सस्ता आता था, वही प्रोडक्ट सस्ता बना बना के बेचते थे। और यहाँ पे सूरत, मसूलीपट्टनम जो है डिक्लाइन हो गए शहर, कपड़े के लिए आज भी जाने जाते हैं। बॉम्बे और मद्रास ग्रू हुए। ब्रिटिश ने जब इंडियन स्टेट्स पे टेक ओवर किया, जैसे थांजूगढ़, ढाका, मुरीदाबाद, तो उनके वहाँ पे जो कोर्ट्स एंड जेंट्रीज थे वो ख़त्म हो गए। आपने 9th-10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ये लोग काम कर रहे होते थे वहाँ पे। और ये आर्टिसंस थे, छोटे मोटे लोग जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का काम करने वाले, पॉटरी इंडस्ट्रीज़ में थे, ये सब खत्म हो गया। एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री सम टाउन्स बिकेम मच मोर हैवीली पॉपुलेटेड। एंड इसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो आप देखिए कहीं ना कहीं इससे अर्बनाइजेशन जो है बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आया। तो मतलब एक ही जैसे पोर्शन एक ही है, आंसर जो है क्वेश्चन चेंज है, आंसर एक ही तरीके का यहाँ पे है, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो ये आपको लिखना होता है, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहली चीज़। फिर इसका एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे ही नीचे, कि अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स थे जो हाई क्वालिटी ऑफ सिल्क और कॉटन बनाते थे, ढाका और मुर्शिदाबाद के। ये सबसे पहले हिट हुए थे बिकॉज इनकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी। जो लोकली प्रोड्यूस, इंडिजीनियस प्रोड्यूस ये जो है चीज़ें बनाते थे, उनकी डिमांड ख़त्म हो चुकी थी, एक्सटर्नल मार्केट पे जो है ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। विलेज इंटीरियर में विलेज क्राफ्ट्स वगैरह जो लोग बनाते थे वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिला जहाँ पे ब्रिटिश पेनिट्रेशन थोड़ा सा जल्दी था, थोड़ा सा ज़्यादा था, प्रोबेबली सर्वाइव मच लॉन्गर, कमिंग टू बी सीरियसली अफेक्टेड ओनली विद द स्प्रेड ऑफ रेलवेज। ठीक है, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे ट्रेन आई, रेलवे सर्विसेज आई, एक्सपैंड होता गया, तो सेंटर्स चेंज होते गए, बट इम्पैक्ट यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना होता है, ये चीज़ बताई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कवर हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4 एक क्वेश्चंस इसी 2 पेजेस से निकलते हुए आए हैं, और क्योंकि चैप्टर छोटा है तो क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनी हाउ ये किसी तरीके से कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अनलाइक ब्रिटेन Unlike Britain, where impact of industrialization led to more people moving into urban areas, in India, initial impact of same British industrialization led to more people moving into agriculture. तो ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हो कंक्लूजन की तरह, इसको समझना है। तो ये कहते हैं कि ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था बड़ा डिफरेंट हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोग जो है रूरल एरियाज से या एग्रीकल्चर से निकल कर इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। बट इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज छोड़ के, मतलब एक बार मूव तो वो ज़रूर हुए, बट इंडस्ट्रीज छोड़ कर एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे। इसके पीछे रीज़न ये कि एक तो पहली बात उनको मशीनें चलानी नहीं आती थी, और थोड़ा सा डर भी था कैसे होएगा क्या होएगा। ठीक है, उस टाइम पे थोड़े से एक्सीडेंट्स भी हो जाते थे। सबसे मेन रीज़न रहा कि नॉलेज नहीं थी, ठीक है, एजुकेशन नहीं थी उसके बारे में। तो लोगों ने बोला कि इट्स बेटर भैया कि हम जो है एग्रीकल्चर की तरफ ही बैठ कर काम करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। ठीक है, तो ये आप कंक्लूड करके पीछे वाले क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हो। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये पैराग्राफ जो है नीचे वाला, इसमें से कुछ आता नहीं है, जस्ट मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि सोशोलॉजिकल राइटिंग्स जो इंडिया में है, इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज कॉलोनियलिज्म के पढ़े हैं। हमने ये पीछे पढ़ा था कि अनइंटेंडेड चेंजेस क्या थे, जो ब्रिटिशर वाला था उसमें इन्होंने बोला था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाने के लिए लेकर आए, बट लोग जो है यहाँ पे नेशनलिस्ट हो गए और एंटी कॉलोनियल कॉन्शियस जाग गया वहाँ पे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालो। कंपैरिजन जब किए गए बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट एंड द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न मिडिल क्लास विद दैट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, द बॉक्स बिलो कैरीज वन सच ऑब्जर्वेशन। इट ऑल्सो शोज हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट जस्ट अबाउट न्यू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन बट ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन सोसाइटी एंड न्यू सोशल रिलेशनशिप। तो बेसिकली इसमें ये भी हुआ कि नए रिलेशनशिप्स भी बने, नए तरीके के लोग आए, नए तरीके का स्ट्रक्चर बना, वो इन्होंने यहाँ पे बात करी है। ऑब्वियसली उसमें कुछ आता नहीं है, हम वो नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीज़ हैड अ की रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर। ये 2 and 4 मार्कर का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में काफ़ी बार आया हुआ है कि सिटीज़ हैड अ की रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर। ये पूरा पैराग्राफ जो 9 पेज पे ख़त्म हो रहा है, यहीं तक इसका आंसर है। तो कहते हैं सिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने में। कहते हैं कोस्टल सिटीज़ थी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को फेवर किया गया। फ्रॉम हेयर कमोडिटीज़ कुड बी इजीली एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुड बी चीपली इंपोर्टेड। तो ये तो मेन रीज़न है, क्योंकि एक 2 मार्कर का क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता था कि कोस्टल सिटीज़ को क्यों प्रेफर किया जाता था। तो कोस्टल सिटीज़ मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को प्रेफर इसलिए किया जाता था बिकॉज यहाँ से कमोडिटीज़ ईजिली एक्सपोर्ट की जा सकती है एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ईजिली इंपोर्ट करे जा सकते हैं। तो 2 मार्कर का क्वेश्चन एक ऐसा भी बनता है। 4 मार्कर का फर्स्ट लाइन वाला क्वेश्चन है, 2 मार्कर का बीच वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से आ जाता है। And colonial cities were the prime link between the economic center or core in Britain and peripheral margins in colonized India. Cities in this sense were the concrete expression of global capitalism. अब बेसिकली क्या था कि ज़्यादातर सिटीज़ जो थी कॉलोनी मतलब कोस्टल सिटीज़ थी। अब वहाँ से वही था फ़ायदा, तो यही होता था कि सामान आ गया, सामान चला गया, तो ये फ़ायदा। और वो ना सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर गई अचानक से, और सडन बूम हुआ वहाँ पे, इसका फ़ायदा मिला। और लोगों ने बोला कि इट वॉज अ कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ा। एंड ब्रिटिश इंडिया फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे वॉज प्लान्ड and redeveloped so that by 1900 over 3/4 of India's raw cotton was shipped through city. Calcutta exported jute to Dundee while Madras sent coffee, sugar, indigo dyes and cotton to Britain. ठीक है, तो ये इस तरीके से प्लान किया गया, डेवलप किया गया। तो 2 मार्कर फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये कि जैसे जो सिटीज़ थी, कैलकटा क्या एक्सपोर्ट करती थी, मद्रास क्या एक्सपोर्ट करती थी, ये भी 2 मार्कर है। तो कैलकटा ने एक्सपोर्ट किया जूट टू डंडी, मद्रास ने कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाइज टू एंड कॉटन टू ब्रिटेन। अब ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, देखो सोशोलॉजी का पेपर तो हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको 1 और 2 मार्कर में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लीज़ मार्क करते चलना, है ना। ओके, फिर इन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि जो है नई कॉलोनियल सिटीज़ कौन कौन सी एमर्ज हुई यहाँ पे, नई कॉलोनियल सिटीज़। तो कहते हैं अर्बनाइजेशन कॉलोनियल पीरियड में जो शुरू हुआ है, सॉ द डिक्लाइन ऑफ सर अर्बन सेंटर्स एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज़। तो कई सेंटर्स ख़त्म हो गए, पीछे पड़ा, थांजावुर, ढाका था, और भी कई जगहें थी, सूरत, मसूलीपट्टनम, इस तरीके से। एंड इन्होंने क्या बोला कि नई जो कॉलोनियल सिटीज़ है, जैसे उन्होंने कोलकाता का नाम दिया जो एक से पहली सिटी थी। 1690 में इंग्लिश मर्चेंट थे एक, उनका नाम था जॉब चार्नॉक। उन्होंने 3 विलेजेस को रेंट पे ले लिया, जिसका नाम था कोलिकता, गोविंदापुर एंड सुतानुती, जो कि रिवर हुगली के आसपास था। उसको ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, क्योंकि रिवर के पास था, आराम से रिवर के थ्रू आप सी में पहुंच सकते हो और वहाँ से अपना रूट चूज़ कर सकते हो, कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से जाएगा, ये चीज़ थी। फिर 1698 में, ये आपको याद रखना है प्लीज़, हाँ, ये मत सोचना कि भूलना है इसको याद रखना है, क्योंकि ये अलग से भी ऐसे 1 मार्कर 2 मार्कर हो आ रखा है। 1698 में फोर्ट विलियम स्टैब्लिश किया गया फॉर रिवर एंड डिफेंस पर्पसेस, बाय द रिवर फॉर डिफेंस पर्पसेस, एंड लार्ज ओपन एरिया वाज क्लियर्ड अराउंड द फोर्ट फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स, जैसे आर्मी सेटलमेंट के लिए वहाँ पे बेस बना दिया था। एंड फोर्ट को मैदान बोला जाता था, अंडरलाइन कर लेना, विच फॉर्म द कोर ऑफ द सिटी दैट इमर्ज रादर रैपिडली। और ये बहुत जल्दी डेवलप हुआ, और यहाँ से फिर काम वाम भी जो है अच्छे से होना यहाँ पे शुरू हुआ। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। ओके, ठीक है, तो ये आपका था पूरा कॉलोनियल एक्सपीरियंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का लिंक, अर्बनाइजेशन की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, और सिटीज़ का क्या रोल था इकोनॉमिक एम्पायर में, कोस्टल सिटीज़ का क्या रोल था, और साथ के साथ कैलकटा और मद्रास क्या एक्सपोर्ट करते थे, और एमरजेंस जो है नई कॉलोनियल सिटीज़ की, उसके बारे में बताया। ओके, ये चीज़ है। ओके हाँ जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत सिंपल है, टी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने पहले तो नहीं पढ़ा होगा, बट हमें ये पता है जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे यहाँ पे हिली एरियाज़ में कुछ जगह पे, ठीक है, तो जो है जैसे ज़्यादातर जो है दार्जिलिंग, बंगाल साइड पे ही ज़्यादातर देखने को मिला था, टी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत करी थी। ये 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें ना आप पहले लिख लो तो याद रहेगा कि आंसर क्या लिखना है। टी प्लांटेशन डिस्कस करके आता है, डिस्कस द टी प्लांटेशन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो टी प्लांटेशन इसी के आगे लिख लो, प्लस आपको बॉक्स 1.6 प्लस बॉक्स 1.7 का डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा मेंशन करना होता है। इसमें लिख लो टी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज जो टॉपिक है, प्लस बॉक्स 1.6 1.7, ये इसका प्रॉपर आंसर बनता है। ठीक है, अब वो क्या बनता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको लिख लो, लिख लेना प्लीज़ याद से, तो याद रहेगा कि क्या क्या लिखना है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं अब हमें तो ये पता चल गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जिस तरीके से इंडिया में होना चाहिए था,
वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में जैसा हुआ था वो वैसा जो पेस था या जो डायरेक्शन थी वैसे यहाँ पे फॉलो नहीं हुई. More importantly, this is not because we began industrialization late, but because our early industrialization and urbanization in the modern period were governed by colonial interests. तो होता क्या था, हम जिस तरीके बेसिकली हम क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से चाहते थे वैसे उन्होंने चाहा ज़रूर, अपना इंटरेस्ट उनका ज़रूर था, बट उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे पड़ा. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली उनके इंटरेस्ट को केटर करता ही था, क्या है, चाहे वो टी प्लांटेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ पीछे जो हम लोगों ने बात करी. तो कहते हैं हम लोग डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग टी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे. तो यहाँ से इसका एक्चुअल आंसर शुरू होता है ऑफिशियल रिपोर्ट से. ऑफिशियल रिपोर्ट से नीचे तक. ऑफिशियल रिपोर्ट शो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अनफेयर मीन्स यूज़ करे थे ज़बरदस्ती लेबरर्स को हायर करने में, अपने पास रखने में, एंड जिसकी वजह से वो ब्रिटिश प्लांटर्स के बिहाफ पे काम ही करते थे. फॉर फ्रिक्शनल एंड अदर अकाउंट्स वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट लाइफ वाज द प्लांटर्स इन द इंडस्ट्री. Significantly, colonial administrators were clear that harsh measures were taken against the laborers to make sure that they benefited the planters. And they were also fully aware that the laws of colonialized country did not have to stick to the democratic norms that the British back home had to follow in Britain. यहाँ से बीच में से टू मार्कर का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो है अपने इंटरेस्ट के लिए काम कैसे करते थे, उनको क्या फ़ायदा मिलता था. तो उनको पता था कि जो है हार्श मेजर यूज़ करने हैं, ये पार्ट, और उनको पता था कि हमें जो है इंडिया में रहते हुए हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ब्रिटेन में चल रही है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करना. ठीक है, ये टू मार्कर में आपको आंसर लिखना होता है कि जो है किस जैसे जिसके बिहाफ पे इन्होंने काम किया ब्रिटिशर्स ने, और उनके इंटरेस्ट को कैसे पूरा उन्होंने किया. ठीक है, तो ये आपका जो मैंने बताया ना 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है टी प्लांटेशन, वो यहाँ से इसका आंसर है. ठीक है, 2 मार्कर बीच में आ जाता है. उसके बाद अब आ जाओ हाउ वर लेबरर्स रिक्रूटेड. तो ये टी प्लांटेशन इंडस्ट्री का ही पार्ट है कि लेबर्स को वहाँ पे कैसे इंक्लूड किया जाता था. अब ये इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन आ जाता है 2 और 4 मार्कर में, बट इसका पार्ट भी है, लिख लेना, कंफ्यूज मत होना. इंडिपेंडेंटली भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही जो लिखा हुआ है हाउ वर लेबरर्स रिक्रूटेड, एंड उसके साथ भी है पीछे वाले टॉपिक के साथ. तो कहते हैं टी इंडस्ट्री 1951 में शुरू हुई इंडिया में, ज़्यादातर असम में था. 1903 में 4,79,000 परमानेंट, 93,000 टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ थे. असम क्योंकि स्पार्सली पॉपुलेटेड था, टी प्लांटेशन जो है इन्होंने अनइनहैबिटेड हिल साइड्स पे करी. बल्क ऑफ द सोरली नीडेड लेबर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी, तो अलग अलग जगह से उनको उठा के लाना पड़ता था लोगों को काम कराने के लिए, और अपनी जगहों को छोड़कर यहाँ पे आके रहते थे. और क्या था, यहाँ पे क्लाइमेट बड़ा अनइवन सा था, लोगों को बुखार होना शुरू हो गया, और ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात ध्यान देने की ज़रूरत थी कि इनको इंसेंटिव चाहिए, पैसा चाहिए, और जो है इनकी मदद करनी चाहिए. बट इन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. कई लोग जो मर रहे थे उनको मरने दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको. इंस्टेड उन्होंने दबाव बनाया, फ्रॉड का यूज़ किया, और गवर्नमेंट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया. ऐसे ऐसे लॉज पास करे जिसकी वजह से इनको ज़बरदस्ती जो है टी गार्डन्स में काम करना पड़ा. ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए जिसका जो है आप जो है मिसयूज़, मतलब उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे, उसको बेसिकली तोड़ भी नहीं सकते थे. ठीक है, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई. तो ये हावर लेबरर्स रिक्रूटेड का थोड़ा सा पोर्शन आप लिख सकते हो कट शॉर्ट करके. 4 मार्कर में अगर बाई चांस ये अलग से आ जाते हैं तो सारा बॉक्स आपको लिखना होता है. ठीक है, वरना टी प्लांटेशन के लिए थोड़ा सा पोर्शन आपको लिखा चला जाएगा. फिर बॉक्स 1.7 है, इसमें से सिर्फ आपको लिख लेना पीछे जो टी प्लांटेशन वाला हमारा पोर्शन चल रहा है, इसमें से सिर्फ लिखना है आपको. 2 मार्कर का क्वेश्चन ये अलग से भी आता है. इंडेंचर लेबर लिख लो, इंडेंचर लेबर. ये मैं एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ कहाँ पे. बॉक्स 1.7 में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंडेंचर, फर्स्ट लाइन में बिल्कुल जहाँ ख़त्म हो रही है लाइन फर्स्ट, वहाँ पे इंडेंचर. तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेंचर लेबर का, तो वो इसमें ऐड ऑन कर देना टी प्लांटेशन इंडस्ट्री में, वरना ये 2 मार्कर अलग से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंचर लेबर. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंचर लेबर. तो लेबर सिस्टम जो असम में था वो इंडेंचर लेबर सिस्टम था. went to Assam under contract of a number of years. The government helped the planters by providing for penal sanction in case of non-fulfillment of the contract by the laborers. अब बेसिकली क्या था, ये एक्ट इस तरीके से पास हो रखा था कि अगर कोई भी लेबर इसको फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए जाएंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि दिस व्यू इज़ एक्सप्रेसली मेड बाय टी रॉले
law member when speaking on the Assam Labour and Immigration Bill, the labour contract authorized with the bill is a transaction by which, to put rather bluntly, a man is often committed to Assam before he knows what he is doing and is thereupon held to promise for 4 years with a threat of arrest and imprisonment if he fails to perform it. तो इंडेंचर का मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो उन्होंने डेफिनेशन दे दी, आप बीच में से यहाँ से भी लिख सकते हो कि 4 साल तक अब बिना सोचे, जैसे आपको बुलाया फॉर एग्जांपल और बोला कि हाँ जी चलना है, चले गए, आपको पता भी नहीं है, बट आप जो है इंडेंचर लेबर के एक्ट के अंदर ऑलरेडी आ गए हो, 4 साल तक आपको काम लगातार करना है, बीच में अगर छोड़ के जाते हो या कुछ प्रॉब्लम है आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और कहते हैं ये जो ब्रिटिश मेंबर था इसने ये इसको क्रिटिसाइज़ किया, ये बोला कि इस तरीके की कंडीशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की, यहाँ पे मास्टर सर्वेंट लिखा है, कहीं भी किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि ज़बरदस्ती आपके साथ कराया जाए। एंड हमने इसको ब्रिटिश इंडिया का लॉ बनाया जिससे जो है जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे असम को, उनको सीधा सीधा फ़ायदा मिले। एंड द फैक्ट रिमेन्स दैट द मोटिव पावर इन दिस लेजिस्लेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ द प्लांटर, कि ये सीधा सीधा प्लांटर को फ़ायदा होगा, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कूली। कूली कौन होता है? जो सामान ढोता है, सामान ढोने वाले यहाँ पे वो लेबर थे, ठीक है। तो यहाँ से टू मार्कर आपका इंडेंचर लेबर आता है, एक्ट वैक्ट लिखने को नहीं आता है, एक बार लिखा हुआ है इंडेंचर लेबर क्या है, और बीच में से एक लाइन उठा के आप लिख सकते हो कि अगर जो है आपको आसाम की तरफ कमिटमेंट करना होता था 4 साल के लिए, अगर आप नहीं करते थे तो आपको इम्प्रिजमेंट और अरेस्ट का जो है नोटिस आ जाता था या कर लिया जाता था, ठीक है। ये यहाँ से कवर होता है। तो और ये 2 मार्कर अलग से ही आता है, वरना अभी मैंने टी प्लांटेशन इंडस्ट्री डिस्कस किया, टी प्लांटेशन प्लस हाउवर लेबरर्स रिक्रूटेड प्लस इंडेंचर लेबर, ये पूरा आंसर है टी प्लांटेशन इंडस्ट्री का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पैरेलली, अगर रिव्यू करना होगा तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बस थोड़ा सा ही बचा है, फिर ख़त्म ही हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट जो है बॉक्स 1.8 है, इसको भी मार्क कर लो। हाउ डिड द प्लांटर्स लिव, 2 and 4 मार्कर का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इसमें जो है ब्रिटिशर्स के गोरी गोरी मेम्स के बारे में बात करा हुआ है। गोरी गोरी मेम का मतलब होता है उनकी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, ठीक है वहाँ के बारे में बताया, तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बट यहाँ पे उन्होंने बताया, ठीक है। तो कहते हैं प्लांटर्स यानी ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे वहाँ पे कैसे रहते थे, ठीक है, क्या था। तो कहते हैं पर्वतपुरी नाम की एक जगह थी, ये एक ऑफ लोडिंग और लोडिंग पॉइंट था यहाँ पे, और जो ब्रिटिश मैनेजर्स और उनकी मेम्स होती थी, है ना, गोरी गोरी मेम्स, दे ऑलवेज केम डाउन फ्रॉम द एस्टेट सराउंडिंग पर्वतपुरी व्हेन अ स्टीमर डॉक्ड देयर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो कहते हैं स्टीमर से जैसे सामान आता था और ये दोनों उतर के, मतलब ये सारे लोग उतर के आ जाते थे, एंड क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे तो एक्सेस नहीं हो पाता था, तो इनकी जो है लोग, जिन लोगों ने इनको नोट किया, तो कहते हैं इनकी लग्जूरियस लाइफ थी, बड़े बड़े बंगलोज थे, वुडन स्टिल्स लगे हुए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जानवर जंगली कोई ना आ जाए, वेलवेटी लॉन्स थे, मतलब बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, देखोगे तो आंखों के आगे जो है आता रहेगा। एंड जूल ब्राइट फ्लावर बेड्स, तो जैसे फ्लावर बेड्स लगा रखे हैं इन्होंने, मतलब फूल उगा रखे हैं तो कलरफुल उसके लिए। और इनके जो है बहुत सारे माली, बावर्ची और बेयरर्स होते थे जो इनके लिए काम कर रहे होते थे, बहुत बड़े बड़े वरांडा के इनके घर होते थे, ग्लीम्ड एंड ग्लिसन्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस आर्मी ऑफ लिवियर्ड सर्वेंट्स, और इनकी जो है निगरानी, देख रेख, काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही होता था, और सर्वेंट्स इनको प्रॉपरली 24/7 काम इनके साथ करते थे। ऑफकोर्स कहते हैं एवरीथिंग फ्रॉम स्काउरिंग पाउडर टू सेल्फ रेजिंग फ्लावर, फ्रॉम सेफ्टी पिन टू सिल्वरवेयर, कहते हैं आटा, दाल, चावल, सेफ्टी पिन, कटलरीज, डेलिकेट नॉटिंगम लेस टेबल क्लॉथ्स, बाथ टब्स, बाथ सॉल्स, ये सब स्टीमर पे आता था। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी सेकंड चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा इसके। ये सब जो ब्रिटिशर्स की देन है, ये डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, टेलीविज़न, ये सब वो लेके आए थे, उसको देख देख के हम बढ़ते गए। एंड इंडीड इवन द लार्ज कास्ट आयरन बाथ टब that were invitingly placed in the huge bathrooms, tubs which were filled every morning by busy bistiwalas carrying buckets up from the bungalows well had been brought via steamer। तो मतलब भरने का पर्पस ये था कि गर्म पानी लाने के लिए, तो ये बिस्टीवालास लेकर जाते थे और ये वहाँ पे रखते थे, ठीक है, इस तरीके से होता था। ओके ठीक है, तो ये हाउ डिड द प्लांटर्स लिव, 2 and 4 मार्कर का क्वेश्चन, यूजली 4 ही आता है, तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ओके जस्ट अ सेक, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया को छोड़ देना, इसमें से कुछ नहीं आता, सिर्फ रीड करना है आपको,
ये रीडिंग में रख लेना, लिख लेना, रीड करना है। रीड वाले टॉपिक्स बस लास्ट में देखना जब एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ है। ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बॉक्स 1.9 मार्क कर लो। ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स जो है 2 बार आया। हाँ जी, क्या कह रहे हो मान्या? अभी और करवाओगे? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो मान्या? अभी और करवाओगे? हाँ खत्म हो रहा है चैप्टर, एक टॉपिक बचा है बस मान्या। हाँ ये बस बॉक्स 1.9 के बाद 1.10 करना है बस, फिर चैप्टर ख़त्म है। अभी तो है हमारे पास टाइम, 4:41 ही हो रहे हैं। ओके बॉक्स 1.9 है इसमें ना ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें सेकंड लाइन में आप देखोगे लिखा हुआ है नेशनल प्लानिंग कमेटी विद जवाहरलाल नेहरू एज द चेयरमैन एंड के टी शाह सेटअप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने जो है बेसिकली क्या रिपोर्ट जो है सबमिट करी थी और क्या इन्होंने इस कमेटी में क्या डिस्कस हुआ था, तो वो पॉइंट्स का 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मतलब कमेटी वाला एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा और ये आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये 4 मार्कर है, मार्क कर लीजिएगा, बोर्ड्स में आया हुआ है 2 बार ये। तो नियरली कहते हैं डेकेड बिफोर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, मतलब 1938 के आसपास नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, के टी शाह जनरल एडिटर थे। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था। कमेटी 1939 से उसने काम करना शुरू किया और ज़्यादा ढंग से काम आगे बढ़ के नहीं कर पाए बिकॉज उसके चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश ने एंड इसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो गया। नॉट विद स्टैंडिंग दिस ऑब्स्टेकल 29 सब कमिटीज़ बनी डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स was set up to deal with the aspects of national life and to work in accordance with predetermined plan। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये चाहते थे कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो कुछ हमारे पास एक बेस होना चाहिए जिसको यूज़ करके हम आगे बढ़ सके, तो उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। मेजर एरियाज कमेटी का था एग्रीकल्चर, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन फैक्टर, लेबर पॉपुलेशन, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, पब्लिक यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल सर्विसेज, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, जनरल, टेक्निकल, विमेन रोल इन प्लान इकोनॉमी। ठीक है, ये सब इसके ऊपर काम करना चाहते थे। एंड अमंग द सब कमिटीज some submitted their final reports and several other interim reports before India became independent. Several reports were published by 48-49. The Planning Commission was set up in March 1950. Resolution of the Government of India which is defining the scope of Commission's work. ये हमें सेकंड बुक में भी हमें पढ़ने को मिलेगा, सॉरी पॉल साइंस की सेकंड बुक में भी हमें प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे बस मार्क कर लेना कि प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में सेटअप किया गया था। ठीक है, ये चीज़ बताएगा। ओके तो ये 4 मार्कर का था। एंड लास्ट बॉक्स 1.10 इसका जो क्वेश्चन है पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखोगे 13 पेज पे जो ऊपर पिक्चर के साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि राइटिंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन विटनेसेस इन फर्स्ट 2 डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, सोशियोलॉजिस्ट एम.एस.ए. राव argued that in India many villages all over India are becoming increasingly subject to the impact of urban influences. Explain। ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, इस तरीके से आ जाता है कि एम.एस.ए. राव ने आर्ग्यू किया कि जितने भी गांव हैं हमारे इंडिया में वो अर्बन इम्पैक्ट के अंदर आ रहे हैं, बट इसको एक्सप्लेन करें। इसका नेचर जो है इन्होंने बोला अर्बन इम्पैक्ट का वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन विद द विलेज विच हैज़ विद द सिटी और टाउन। ही डिस्क्राइब 3 डिफरेंट सिचुएशन अर्बन इम्पैक्ट। तो उसके जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है हमारा। तो जैसे आप लोगों ने भी कभी नोट किया होगा कि कई जो गांव होते हैं बिल्कुल शहरों से कनेक्टेड होते हैं, कई गांव जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे जो मेरे मामा मामी का गांव है, ठीक है, बिहार में, तो पूर्णिया जगह पड़ती है। पूर्णिया इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत मरा है तो पूर्णिया का है वो, उनकी सारी फैमिली बॉर्न उसका वहाँ पे नहीं हुआ, बट उनकी फैमिली का बॉर्न एंड ब्रॉटअप वहीं रहा है पूर्णिया का। अब पूर्णिया में क्या है कि पटना मेजर सिटी है क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन मेन है, और जो पूर्णिया के पास कटिहार है वो भी बड़ा मेजर रेलवे स्टेशन है। पटना से पूर्णिया जो है 600 किलोमीटर है, तो वो गांव का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज छोटा सा पहले तो गांव ही था, तो वहाँ से आना जाना ले जाना बड़ा डिफरेंट हो जाता था। अब जो है पूर्णिया डेवलप होना शुरू हो गया, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज काफ़ी बन गए, एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पे। तो वही बताते हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से इम्पैक्ट हो जाता है। ऐसे जो मेरे पापा मम्मी जो पापा का गांव है वो और पूर्णिया से भी 200 किलोमीटर अंदर है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है डिफरेंट तरीके से, जो चीज़ शहर के पास वाले गांव में पहुंच सकती है जल्दी, वो और डीप वाले गांव में नहीं पहुंच सकती, या उसका इम्पैक्ट नहीं पहुंच सकता। तो वो उन्होंने यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल्स के 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है। एज इट इज़ लिखना है ये आंसर जो लिखा हुआ है बॉक्स 1.0 में। कहते हैं
फर्स्टली ऐसे विलेजेस हैं जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट बाहर जाके सेटल्ड हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर रहते ही हैं और उनके जो है अपने घरों में, गांव में जो है अपने मेंबर्स को छोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया, माधोपुर विलेज है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, 298 में से 77 लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं और ये बॉम्बे और कैलकाटा में जाके काम कर रहे होते हैं। 75% ऑफ टोटल माइग्रेंट जो है यहाँ पे अपने गांव में वापस पैसा भिजवाते हैं और 4-5 सालों में 1-2 बार 3 बार जो है मिलने के लिए भी आ जाते हैं। कंसिडरेबल नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स रिसाइड नॉट इन इंडियन सिटीज़ बट ऑल्सो इन ओवरसीज टाउन, ठीक है, बाहर भी, मतलब अपने शहरों में भी बाहर। और आप देखोगे कि जैसे जो हम देखते हैं ना बाहर के लोग आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं, वो भी देखने को मिलता है। जैसे कई लोग ओवरसीज़ माइग्रेंट है, अफ्रीकन और ब्रिटिश टाउन्स में रहते हैं, बड़े बड़े घर हैं, अपने गांव में भी बड़े बड़े घर हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा उन्होंने लैंड इंडस्ट्रीज़ पे लगा रखा है, डोनेट भी करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे लुधियाना देखोगे, जलंधर देखोगे, ऐसे ऐसे गाँव हैं, मतलब सारे लोग बाहर रह रहे हैं बट अच्छा खासा सेटअप उन्होंने गाँव में किया हुआ है। सेकेंड जो है अर्बन इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसका देखा है जो इंडस्ट्रियल टाउन के पास विलेजेस है, इंडस्ट्रियल टाउन के पास जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है। कहते हैं जब इंडस्ट्रियल टाउन भिलई आया था, भिलई स्टील प्लांट जो आया था वहाँ पे, और इन द मिड्स ऑफ द विलेजेस कई गांव तो बिल्कुल ख़त्म हो गए क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा लगा था, उनकी ज़मीनों को एक्वायर कर लिया गया था। और लेटर ऑन क्या देखा गया, हटे तो ज़रूर पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे आके सेटल होना शुरू हो गए, धीरे 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 घरों की डिमांड होना शुरू हो गई, शहर डेवलप हो गया, करते 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 और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे देखा गया कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी एंड बाहर के वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गई थी। एक इम्पैक्ट ये भी देखा जाता है जब इंडस्ट्री सेटअप होती है। एंड थर्ड इन्होंने बोला मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे हम रह रहे हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स बन चुके हैं। इसका तीसरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला जो उनके आसपास के गाँव पे पड़ता है। कहता है वाइल अ फ्यू विलेजेस आर टोटली अब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ओनली द लैंड ऑफ मेनी अदर्स एक्सक्लूडिंग द इनहेबिटेड एरिया इज यूज फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो इनका जब ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़मीनें एक्वायर कर लेते हैं इनकी, ठीक है, कुछ एरियाज़ को छोड़कर, और वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट का काम करते हैं। आई होप जैसे वान्या, आप, आराध्या, बाकी लोगों ने भी देखा होगा कि आप एनसीआर की तरफ निकलोगे तो कितनी जगहें हैं, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जोन्स बने हुए, तो कहाँ है वो, खेत काट के ही तो बने हैं सारी चीज़ें, उनकी ज़मीनों को एक्वायर कर करके बनाए, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और जो है ये गांव होते थे छोटे छोटे और वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली डेवलप कर दिया गया, और ये जो मतलब एनसीआर है बहुत एक्सपैंड हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इम्पैक्ट, अर्बन इम्पैक्ट जो है हमें रूरल एरियाज़ पे देखने को मिलता है कि गांव के ऊपर कैसा उनका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, हम ओके। और पेज नंबर 14 पे जो है ये ना नया एडिशन हुआ है, आप इसको रीडिंग पे रखना, देखते हैं क्या क्वेश्चन कवर होता है। फिलहाल इसको रीडिंग पे रखना क्योंकि ये पहले कभी नहीं था। एक पैर इसका वो आता था डायग्राम, बार ग्राफ एक्चुअली, ठीक है, तो वो बाद में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया इन 2 क्लासेस। आराध्या एंड वान्या, आप दोनों को क्लियर है ये, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई चीज़ कहीं मिस हो गई हो या कुछ नहीं समझ आया हो? नो दिक्कत, क्या वान्या? कोई दिक्कत नहीं है। ओके वान्या। आराध्या जी आपको क्लियर है भाई? आराध्या रेऊ कहीं जाके सेव नहीं है सर। नहीं है पक्का? चलो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो बाकी फिर हम लोग बाद में देखते हैं। स्टिल एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं तो कहता रहता हूँ शायद पढ़ेंगे तो आप फिर भी नहीं, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।